वो बोला जाता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो चल ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ अलग करना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कुछ अपने को अलग करना पड़ता है। और एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको हर एक चीज दिला सकती है जो आपके पास नहीं है। तो एजुकेशन का हमारे लाइफ में बहुत महत्व है, वो चाहे किसी भी सेक्टर्स पर या किसी भी लेवल पर हो। तो दोस्तों, एजुकेशन से मैं आपको इतना बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि आज मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, मैं अपने दोस्त श्रेयास सिन्हा के थ्रू, कि जो आपको जानना बहुत जरूरी है और इस पर आपको वर्क भी करना है। तो दोस्तों, श्रेयास सिन्हा जो आज हमारे चैनल पर है, श्रेयास आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल द यूनिक थॉट पर आने के लिए। और श्रेयास सिन्हा से हम लोग जानेंगे कि साइंस लेकर बैंकिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि श्रेयास पिछले 3 साल से मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये कुछ बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं कि भी बैंकिंग में। तो श्रेयास, आप कुछ बताएंगे, यदि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बच्चे अपना प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं बैंकिंग के लिए और आगे कैसे बढ़ सकते हैं? पहले तो इस चैनल पे बुलाने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, पहली बात यह है कि जितने स्टूडेंट या जितने भी को मैं बताता हूं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं और मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा हूं, वो पहला ही क्वेश्चन होता है कि आप तो साइंस लिए थे तो आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ये डाउटफुल क्वेश्चन है कि मतलब साइंस बैकग्राउंड और बैंकिंग का तैयारी, बैंकिंग में तो अकाउंट्स आता होगा ना, तो वो तो आपने पढ़ा नहीं है। लोग बात ये है ना कि 90% जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि बीटेक और बीएससी करने वाले स्टूडेंट भी हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक मतलब फ्लॉ बोला जा सकता है कि मतलब आधे से ज्यादा स्टूडेंट को ये भी पता नहीं है कि प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना, बहुत डाइवर्स इंडस्ट्री है और इसमें बहुत स्कोप है, और मैं पिछले 3 साल से इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ और कोई भी इसका प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि पिछले आप 3 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई भी मतलब स्टूडेंट्स आकर यदि साइंस बैकग्राउंड से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मेरा अगला सवाल है कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप कुछ बताएंगे? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कंसिस्टेंसी। पेशेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो, अगर एवरेज से भी बहुत बिलो स्टूडेंट है तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना होगा। वो बोला जाता है ना, एक पत्थर पे अगर रेगुलरली एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी अगर पड़ता रहता है तो वो एक ना एक दिन जाकर के वो पत्थर टूट जाएगा। तो यही हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री का प्रिपरेशन है। जैसे आईएएस और आईपीएस का एग्जाम होता है, उसमें सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो उसको पूरा कवर करना इंपॉर्टेंट वो नहीं होता है, बहुत थोड़ा भी कर लेने से, लेकिन मतलब वास्ट नॉलेज होना चाहिए। लेकिन बैंकिंग का सेक्टर में क्या होता है, सिलेबस कम होता है लेकिन आपका एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब मैटर करता है। और अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है, कंसिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। वो बोला जाता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो चल ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो श्रेयास, जैसा आपने कहा, आपने साइंस लेकर बैंकिंग ही क्यों चुना? आप चाहते तो मतलब एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या डिफेंस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपका माइंड सेटअप क्या था? देखिए, बात यह है ना, जब मैं 12 पास किया था तो अब मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें सभी दोस्त डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए इच्छुक थे। मैं भी इच्छुक था, मेरा भी बहुत ज्यादा जोश था। लेकिन मैं 12 पास करने के बाद में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, इसका नाम है फ्रैंकलिन। वहाँ पे मैंने सॉफ्ट स्किल डेवलप किया और वहाँ पे मैं काम करते करते ये मैं जाना, सीखते हुए ये जाना कि मैं मतलब कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर सकता हूँ, और सॉफ्ट स्किल जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। डिफेंस सेक्टर को लेके मेरा अंदर जोश जो था वो धीरे धीरे करके इकोनॉमिक्स के तरफ में, इकोनॉमी के बैकग्राउंड की तरफ में आने लगा। शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर है, उनको जब मैंने देखा, उनके बारे में मैंने जब पढ़ा, तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जिस तरीके से एक सैनिक हमारे देश की बाउंड्री को रक्षा करता है, उसी तरीके से इंटरनली सिविल इकोनॉमी, हमारा जो बेस है, भारत का जो अर्थशास्त्र है, इसका रक्षा एक बैंकिंग का एस्पायरेंट बैंकिंग स्टूडेंट ही करता है, बैंकिंग सेक्टर एक तरीके से करता है। तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा रुचि होने लगा, इसलिए मैंने इस सेक्टर को ज्वाइन किया, इसलिए मैं इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें बताई श्रेयास। जैसा कि आपको पता है, हमारी टीम द यूनिक थॉट एजुकेशन सिस्टम पर काम कर रही है। ना हमारी लड़ाई, ना किसी
टीचर से है, ना किसी स्टूडेंट से है, ना किसी इंस्टीट्यूशन से है। हमारी लड़ाई जो है एजुकेशन सिस्टम से है। ये मेरी आवाज नहीं है, पूरी जनता की आवाज है। तो एज अ स्टूडेंट आप भी मतलब है, तो क्या एजुकेशन सिस्टम का जो ये पूरा जो प्रोसेस है, सूर्यास आप तो मतलब कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आप तो हिस्ट्री को पूरा आपके पास डेप्थ नॉलेज है, तो कुछ बताएंगे कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या अभी चेंजेस आई, मतलब कि सीरीज वाइज करके। बैंकिंग का प्रिपरेशन करते करते मुझे ये भी पता चला, जब मैं स्टूडेंट लोगों को पढ़ाने लगा, कुछ बैंकिंग के लिए पढ़ाने लगा, तो हिस्ट्री में मेरा रुचि बढ़ गया। तो जब मैं पढ़ते पढ़ते मैंने ये देखा कि 1813 में, यानी कि 1813 में चार्टर एक्ट आया था, जब भारत हमारा आज़ाद नहीं था। तो उस समय में जब ये चार्टर एक्ट आया था, उसमें बोला गया था कि ब्रिटेन से 1 लाख रुपए भेजा जाएगा और भारतीयों को शिक्षित किया जाएगा। तो वहाँ पे एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी हो गया था। एंग्लिसिस्ट लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश और साइंस को आगे बढ़ावा दिया जाए, ओरिएंटलिस्ट बोल रहे थे कि भारत का जो कल्चर है, हिंदी और यहाँ की जो लैंग्वेज है, उनको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग चाहते थे कि जो भी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं वो सिर्फ मेरा ऑर्डर मान सके और मेरी बातों को समझ सके, इसलिए वो इंग्लिश और साइंस को बढ़ावा दिए और इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम को लागू किए जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कमांड को ले सके, कुछ खुद सोच ना सके, कुछ इनोवेट ना कर सके। मतलब फ्रीडम नहीं था हमारे पास में। हम लोग फ्रीडम में तो थे नहीं, हम लोग उनके अंदर में ही काम कर रहे थे। एक तरीके से बॉन्ड लेबर हो गए थे हम लोग, शिक्षित थे लेकिन बॉन्ड लेबर थे। और वही हमारा जो शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग अभी भी 100 स्टूडेंट अगर पास करता है ना एग्जाम, तो 99 किसी और के पाथ को फॉलो करते हैं और एक ही होता है जो नया पार्ट डिस्कवर करता है। तो जिस तरह से मैं साइंस लिया, मैं भी चाहता तो मैं डिफेंस सेक्टर में या आगे बीटेक कर सकता था, लेकिन मैंने साइंस लेके भी मतलब बैंकिंग सेक्टर को चूज करना सोचा, क्योंकि मैं हमेशा से अलग कुछ करने का सोचता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे सूर्यास ने कहा कि जैसे जो 1813 से जो लागू हुआ, जो अभी दौर चला आ रहा है, तो सूर्यास एज अ स्टूडेंट आज आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम में मैं तो ये चेंज देखना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ, वो बहुत अच्छा कदम था गवर्नमेंट का, आज तक का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कदम था। क्योंकि इस बार क्या होगा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इसमें जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग है, इसको एक साथ करके एक जगह रखा जाएगा और कोई एक स्टूडेंट अगर वो चाहे फिजिक्स भी ले सकता है, अकाउंटेंसी भी ले सकता है, और आर्ट्स का सब्जेक्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री वो भी ले सकता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। पहले क्या होता था, अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़िए, अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी पढ़िए, साइंस लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स लेना होगा। लेकिन इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है सभी कुछ को सीख नहीं सकता है। तो अभी जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा है, और इसमें हमारे लिए बहुत ये भी फायदा होगा कि बेस लेवल से स्टूडेंट लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, गार्डनिंग का काम होता है, प्लम्बर का, कारपेंटरिंग का काम होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कारपेंटरिंग इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे सेक्टर में क्या सिखाया जाता है, आप आईटी कीजिए, आर्किटेक्चर इंजीनियर बनिए, उसके बाद में आप कोई एक बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन कोई एक नहीं पढ़ा लिखा इंसान जो कारपेंटरिंग का काम कर रहा है, वो इतना अच्छा आपको टेबल और कुर्सी बना के दे सकता है जो एक इंजीनियर फिजिकली बना नहीं सकता। वो डिजाइन बना देगा लेकिन वो बना नहीं पाएगा। तो यही हमारा फ्लॉ है एजुकेशन सिस्टम में, प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, सूर्यास ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।